वेलकम बैक टू दी चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू अवर न्यू चैप्टर टुडे दैट इज ऑन दी एंजाइम्स, है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम अपना नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर एक्चुअली में शुरू करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग अगेन चैप्टर होने वाला है। आपको फिर से कुछ नई नई चीजें पता चलेंगी जो हम अपने पुराने चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। वो बेस बनाया है उस चैप्टर ने। अब उस बेस के ऊपर धीरे धीरे करके आपकी जो पिलर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर जस्ट लर्निंग ऑन दी लेसन्स एंड यस इफ यू हैव एनी डाउट उसी समय पूछ लीजिए, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड करने से प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। एक और बात, लाइव क्लास के लिए मैंने एक पोल डाला था ऑन द कम्युनिटी सेक्शन। मोस्ट ऑफ यू आई थिंक हैव नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन दैट पर्टिकुलर पोल। डू रिस्पॉन्ड दैट बिकॉज आई विल प्लान दी लाइव बायोटेक क्लास अकॉर्डिंगली, राइट। अगर आप लोग वहां पर रेस्पॉन्स करेंगे तभी मैं वो क्लास कंडक्ट करूंगी, अदरवाइज नो। ओके, बाकी के जो डाउट्स हैं आपको पता है, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ एट ऑल यू हैव नॉट डन दैट। चलो एंजाइम्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम्स होता क्या है। एंजाइम्स आर दी बायो कैटलिस्ट। अब पहले इसी वर्ड को तोड़ के हम पढ़ने वाले हैं। क्या है हमारे ये बायो कैटलिस्ट? बायो मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले तो यही आराम से चलूंगी मैं, क्योंकि अगेन बेस बनाना है मेरे को आपको एंजाइम्स के बाद में। जब बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन विद अ ग्रेटर पेस, राइट। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने शायद अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच जस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स गेटिंग कंज्यूम्ड। ये कैटलिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इनका जो यूजफुल वाली रेंज है वो बहुत बढ़ जाती है। हर एक फील्ड में इनका यूज किया जाता है। तो दैट इज हाउ दीज एंजाइम्स एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। दैट मीन्स दे जस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर कैरीड विद इन आवर बॉडी विदाउट देमसेल्व्स गेटिंग कंज्यूम्ड। अब जब ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दैट मीन्स ये किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल से तो बने ही होंगे जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े। तो वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे? वो हैं हमारे प्रोटीन। इसीलिए मैंने आपको बताया था वो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल हम पढ़ के आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप उन्हीं के मॉडिफिकेशंस या उन्हीं की प्रॉपर्टीज को देखते हुए आगे चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मोस्टली द प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन कैटेगरी ऑफ द एंजाइम। व्हाट इट इज? दोस पर्टिकुलर एंजाइम्स आर द राइबोजाइम, ठीक है। इन राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारी जो एंजाइम्स होती हैं वो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही होती है। राइबोजाइम यू नो दैट दोस आर दी आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट। चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी एंजाइम्स की जो हम सबसे पहले लेने वाले हैं, उसी के बेसिस पर हमारे एंजाइम्स की आगे की फंक्शनिंग और आगे की स्पेसिफिकेशंस चलेंगे। अब स्पेसिफिकेशन मैंने बोल ही दिया, तो सबसे पहला जो एंजाइम की हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्पेसिफिसिटी। दीज एंजाइम्स are highly specific and they are present in large numbers in our body to catalyze very many reactions individually। वो एंजाइम्स की एक खास बात होती है और वो स्पेसिफिसिटी की वजह से ही होती है। ये जो स्पेसिफिसिटी है ये आप प्रोटीन्स की टर्म्स में भी देख सकते हैं। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो जब ये प्रोटीन्स हैं आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं आप कि जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। That is why I have already explained you the hierarchy. इनफैक्ट समरी वाले चैप्टर, जो हमारी समरी वाली लेक्चर थी, उसमें भी मैंने आपको वही हायरार्की अच्छे से बताई थी, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। अब एंजाइम स्पेसिफिक है, उसका एक रीजन ये भी है, दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपनी फोल्डिंग की वजह से स्पेसिफिक बन जाते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर फंक्शन। उसके अलावा इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज, दे एग्जिबिट दी
कैटालिटिक पावर, जैसा कि हमने देखा, और इनकी कैटालिटिक पावर बहुत अच्छी होती है। डिटेल इस कैटालिटिक पावर की हम अपनी एंजाइम की एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स कैसे एक्ट करती हैं एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में। सिर्फ स्पीड अप नहीं करती, कहीं कहीं पर स्पीड को स्लो डाउन भी करती हैं, बट उसको यूजुअली हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जो मेजर रोल होता है आप जनरल में उसी को स्टडी करते हैं। उसके अलावा इन एंजाइम्स की कुछ और यूनिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि दीज एंजाइम्स आर हाईली टेम्परेचर स्पेसिफिक ऑल्सो। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नोट डाउन भी कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर शायद आपको सबको पता होगा। क्वेश्चन ये है कि वाई 37 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड और इज देयर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी को क्यों चाहिए होता है। अबव और लोअर द टेम्परेचर सीम्स टू बी हार्मफुल एंड इफ द रेंज वैरीज इनॉर्मसली देन यू नीड टू सीक अ डॉक्टर और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। Why this 37 degree Celsius or normal body temperature is so much important to the living organism in order to sustain its life। तो उसका इतने बड़े क्वेश्चन का, भारी भरकम क्वेश्चन का एग्जाम्पल सीधा सीधा है एंजाइम्स की वर्किंग। द एंजाइम्स वर्क एट एन ऑप्टिमल टेम्परेचर, और हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो दैट ऑप्टिमल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस पॉइंट्स में चलता रहता है, ज्यादा नहीं होता, बट ये प्लस माइनस चलता रहता है, उसको कंसीडर में करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपका टेम्परेचर अगर 37.2 37.4 आ गया तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी। नो, इट्स नॉट दैट, प्लस माइनस की रेंज चलती रहती है, बट in all the temperature specificity is required. Why? Because enzymes work at an optimal temperature। optimal temperature होता है normal temperature जिसमें हमारी जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर लेती है। हमारी बॉडी का लिए जो एंजाइम्स का ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो 37 है। अभी आगे जाकर आप पढ़ेंगे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसी भी एंजाइम्स होती हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करती हैं, और उन्हीं एंजाइम्स का यूज हमने अपने बायोटेक में कहीं और लगाया है। वो सब मैं ही आपको पढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे उतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ हमारी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको बोला एंजाइम्स कैसे हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एंजाइम्स का भी जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो वैसे ही रेंज करेगा जैसे प्रोटीन्स का रेंज करता है। जैसे कि इट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 2000 डाल्टन टू ग्रेटर देन 1 मिलियन डाल्टन। ये होता है एंजाइम्स का, मतलब छोटी से लेकर बड़ी एंजाइम्स तक की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। पहले ही बताया है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स दैट आर फंक्शनिंग इनटू आवर बॉडी। ठीक, उसके बाद आपको ये जो स्पेसिफिसिटी है वो प्रोटीन्स के कॉन्फर्मेशन से भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब कुछ और चीजें इन एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स को आप क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऑन द basis of whether an additional group is present within the enzymes or not। और उस बेसिस पर हम एंजाइम्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे करेंगे क्लासिफाई? हम करेंगे सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक सबको। किसी को कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क ईदर थ्रू द कमेंट सेक्शन और थ्रू द जीमेल आईडी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, दैट इज नथिंग बट shikshakjunction@gmail.com। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आया करेंगे, अदरवाइज यू विल मिस आउट द नोटिफिकेशंस। तो जो हमारी सिंपल एंजाइम है उसमें कोई और ग्रुप ऐड नहीं रहता, बट इन द कॉन्जुगेटेड एंजाइम यू हैव द सर्टेन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दैट is added in that particular enzyme, and that particular non-protein component is known as what? Is known as the cofactor। This cofactor is there present within the conjugated enzyme। प्रोटीन तो हमारी एंजाइम हो गई, जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो क्या होगा? हमारा कोफैक्टर होता है। अब ये कोफैक्टर भी दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? ये कोफैक्टर या तो सिंपल रहेगा, और सिंपल में किस में रहेंगे? सिंपल मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं एज अ कोफैक्टर, जैसे कि आयन हो गया Fe2+ या Fe3+। उसके अलावा हमारा मैंगनीज 2+ हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये कुछ हमारे एंजाइम्स के कोफैक्टर्स रहते हैं जो उसकी कैटालिटिक पावर को
प्रूफ करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक टेबल भी दूंगी एंजाइम्स की जो आपको यहाँ पर समझ में आएगी, बट दैट टेबल इज प्रोवाइडेड विद इन द नोट्स। सो यस, इफ एट ऑल यू वांट्स द स्टडी मटेरियल दैट इज आल्सो अवेलेबल, बट फॉर दैट आल्सो यू हैव टू जस्ट गेट मी notified कि I want the notes, then I'll provide you with that, with the same thing. Yes, there are certain enzymes. For example, you have catalase, you have DNA polymerase, you have hexokinase, into which all these metal ions forms the cofactor. ये तो हो गया सिंपल मेटल आयन। दूसरा जो कोफैक्टर प्रेजेंट रहता है हमारी एंजाइम्स के लिए वो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम बोलते हैं। एंजाइम का साथ देने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्वियसली नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, उनको हम बोलेंगे कोएंजाइम। अगेन दीज कोएंजाइम्स वेरी अ लॉट। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे देती हूँ मैं, बाकी टेबल मेरे पूरे नोट्स में दी हुई है। इफ एट ऑल यू वांट दैट यू कैन आस्क मी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा, यूजुअली ये जो कोएंजाइम्स है ना वो विटामिन्स के केस में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो विटामिन B1 में, जिसको हम थायमीन बोलते हैं, उसमें जो कोएंजाइम प्रेजेंट है वो होती है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, विटामिन B1 का बायोलॉजिकल नेम होना है थायमीन, थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब मैंने जब आपको याद करो न्यूक्लिक एसिड बताया था, तब मैंने आपको बताया था उस थायमीन की स्पेलिंग याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आते आते आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वो थायमीन था, THYAMINE, ये थायमीन है THIAMINE। स्पेलिंग में सिर्फ एक या दो अल्फाबेट्स का अंतर है, लेकिन फंक्शन में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर जस्ट राइटिंग डाउन दी पर्टिकुलर function with respect to the particular topic। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारे कोएंजाइम का। कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट, कहाँ किसके साथ काम करती है? विटामिन B1 की फंक्शन के साथ काम करती है। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन होता है इसका मेन फंक्शन। ये है हमारी कुछ एंजाइम, मतलब एंजाइम के साथ में ये जो एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं। सिंपल होगा तो कोई एड ऑन नहीं होगा, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम होगी नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट होगा, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ, कोफैक्टर और कोएंजाइम में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट इज आस्क्ड, एंड ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, इसीलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इसी कोफैक्टर और कोएंजाइम से रिलेटेड, अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी मैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करूंगी, जिससे कि आप ये पूरा वीडियो देखें और नेक्स्ट लेक्चर को भी देखें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहीं कहीं पर स्किप कर जाते हैं, एंड आई यूजुअली गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर यू जस्ट स्किप द वीडियोस। ठीक, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यू हैव टू वॉच द फुल लेक्चर सो एज टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, right? So we will meet in our next lecture, and I will continue with the same thing, cofactor and coenzyme with some important terminologies, इसीलिए मैंने वो next lecture के लिए छोड़ा है, right? So meet you in the next lecture. Till then, have a good day all of you. Thank you. Bye bye. Take care.